नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चंद्रा क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं मनीष चंद्रा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था पिछले एपिसोड में कि मैं आपके लिए बहुत जल्दी ही एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के ऊपर चर्चा करूंगा। तो वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूं एक बार फिर से भारतीय संविधान की विशेषताओं के ऊपर चर्चा करने के लिए। लेकिन चर्चा को शुरू करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के तमाम वीडियो जो हैं वो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता। साथियों, भारतीय संविधान कई मामलों में एक अनूठा संविधान है। अपने आकार को लेकर, अपने स्वरूप को लेकर के, केंद्र के साथ साथ राज्यों के शासन के संबंध में भी, प्रावधान को लेकर के, विशिष्ट वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों को लेकर के, ऐसी कई सारी बातें हैं जो कि किसी अन्य संविधान में देखने को नहीं मिलती हैं। अर्थात वो बातें विशेष रूप से भारतीय संविधान का हिस्सा है। भारतीय संविधान की इन्हीं विशेषताओं के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस एपिसोड में मैं थोड़ा अधिक वक्त लूंगा आपका, क्योंकि यह टॉपिक जो है काफी व्यापक है, जटिल भी है, तो मैं आपको सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो अमूमन जो वीडियो मैं 20 मिनट 22 मिनट का बनाता हूं, हो सकता है कि यह वीडियो उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाए। हालांकि मेरी कोशिश होगी कि मैं इसे जितना संक्षेप में बना सकूं, क्योंकि आपके लिए भी ज्यादा बोझिल ना हो, तो मेरी कोशिश यही होगी। फिलहाल हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। एक एक करके मैं विशेषताओं के ऊपर चर्चा करता चलूंगा, आप नोट करते चलेंगे, और अगर कोई आपको समस्या होगी तो आप जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो भारतीय संविधान की पहली विशेषता है वो है विशाल आकार तथा लिखित जब भारतीय संविधान की विशेषताओं के ऊपर चर्चा करते हैं तो जो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है वो यही आती है कि भारत का संविधान जो है वह एक लिखित संविधान है। दुनिया का पहला लिखित संविधान कौन था? अमेरिका का संविधान। अगर आधुनिक युग की बात करें, आधुनिक विश्व की बात करें, तो पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान माना जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। लेकिन सबसे बड़ा अगर संविधान लिखित कोई है तो वह भारत का है। क्यों है, कितना विशाल है, इसकी विशालता का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूची। समय के साथ साथ इसका और अधिक विस्तार होता गया है, लेकिन जब यह बना तब भी यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान था और आज भी यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब सवाल यह है कि आखिर इतना विशाल बनाने की आवश्यकता ही हमें क्यों महसूस हुई? आप में से कई लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि भारत का संविधान जो इतना विशाल संविधान है, उसकी विशालता के पीछे आखिर वजह क्या है? तो देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि हमने इसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित बनाया है। क्यों बनाया? देखिए, किसी भी
देश के लिए उस व्यवस्था को लेकर चलना बहुत आसान होता है जिसके वो अभ्यस्त होते हैं। भारत में चूंकि अंग्रेजी हुकूमत थी और उस दौरान यह कानून आया था, भारत सरकार अधिनियम, और 35 से लेकर के 47 तक हम इसी कानून के द्वारा शासित हुए थे। तो लगभग 75% जो प्रावधान थे हमारे संविधान में वह कहां से आए हैं? इसी भारत सरकार अधिनियम से आए हैं। 75% हमने यहां से लिया है। और चूंकि यह अधिनियम अपने आप में काफी विशाल है, इसलिए स्वाभाविक रूप से भारत के संविधान का आकार जो है वो बड़ा हो गया है। ठीक है, तब सेकंड पॉइंट आता है। देखिए, भारत में विशिष्ट वर्गों की अपनी अपनी समस्या रही है। विशिष्ट वर्ग कौन से हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ये वो वर्ग हैं जो कि सामाजिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुए थे। इनके ऊपर धार्मिक और सामाजिक कारणों से कुछ प्रतिबंध थे, तो इनकी अपनी समस्याएं थी। तो संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण करना शुरू किया तो उनके दिमाग में यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि वो वर्ग जो कि समाज की मुख्य धारा से अलग है, उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना है और उन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। तो ऐसे वर्गों की समस्याओं का निस्तारण करते हुए उन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु संविधान में प्रावधान किए गए, और उसका परिणाम यह हुआ कि संविधान जो है इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तीसरी चीज, भारत के संविधान में केंद्र के साथ साथ राज्य प्रशासन से जुड़े प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। हमारे संविधान में सिर्फ वही प्रावधान नहीं है जो कि केंद्र सरकार के प्रशासन से संबंधित है, बल्कि उन प्रावधानों को भी शामिल किया गया है जो कि राज्य सरकार के प्रशासन से संबंधित है। इस वजह से स्वाभाविक रूप से भारत के संविधान का आकार जो है वह बड़ा हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले बिंदु को। भारत का संविधान जो है वह सिर्फ एक राजनीतिक दस्तावेज भर नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान को प्रायः एक ऐसे दस्तावेज के रूप में जाना जाता है जिसके आधार पर देश के शासन का संचालन होता है, लेकिन भारतीय संविधान इस मामले में एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है कि यहाँ पे सिर्फ राजनीतिक न्याय से जुड़े विषय, राजनीतिक लोकतंत्र से जुड़े विषय ही संविधान का भाग नहीं बने हैं, बल्कि हमने सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। अर्थात यह एक सिर्फ राजनीतिक दस्तावेज नहीं है, राजनीतिक दस्तावेज ही नहीं है, इसमें हमने सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। और यही वजह है कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को क्या बताया है? सामाजिक क्रांति का दस्तावेज। ठीक है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को इसकी इन्हीं खूबियों के कारण सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा है। तो ये आपने देख लिया भारत के संविधान के विशाल आकार के पीछे क्या वजह थी।
इसके अलावा एक और वजह जो है उसके ऊपर भी चर्चा मैं कर लेता हूं। देखिए, भारत अपने आप में एक ऐसा देश है जिसके अंदर धार्मिक विविधता, जातीय विविधता, आर्थिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, इस तरह की तमाम विविधताएं देखने को मिलती हैं। इन विविधताओं के कारण जहां हम समृद्ध हुए हैं, जहां भारत सुदृढ़ हुआ है, वहीं यह कई बार कुछ चुनौतियों को भी जन्म देती है। संविधान निर्माताओं के सामने भी ये चुनौतियां थी और वो इस बात से भली भांति अवगत थे कि अगर हमने इन विविधताओं का सम्मान नहीं किया, इनके बीच की जो चुनौतियां हैं, जो रस्साकसी है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो ये भारत के लिए एक संकट की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इन सबके बीच संतुलन बनाने का काम किया। तो संविधान के माध्यम से विविधताओं के मध्य संतुलन भी साधने का प्रयास किया गया है। इस वजह से भी संविधान जो है बहुत ज्यादा विस्तृत हो गया है। साथ ही एक और बात, भारत का संविधान जो है उसमें न सिर्फ भारत सरकार अधिनियम बल्कि भारत सरकार अधिनियम से हटके भी बहुत से प्रावधानों को अन्य देशों के संविधान से लिया गया है, यानी कि बहुत से आयातित प्रावधान भी हैं, लेकिन इन्हें स्थानीय जरूरत और आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला गया है। इस वजह से भी भारत के संविधान का आकार काफी बड़ा हो गया है। जब हम बाहर से कोई चीज लेते हैं और उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालते हैं, तो उसमें बहुत से जो इफ एंड बट होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें छोड़नी होती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं जिनका स्पष्टीकरण करना होता है। तो भारत के संविधान में भी ऐसा किया गया है। यही वजह है कि भारत के संविधान का आकार जो है इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ये जो है पहला पॉइंट है कि भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषता है उसमें ये पहला बिंदु है, विशाल आकार तथा लिखित स्वरूप। ठीक, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम सेकंड पॉइंट की चर्चा करते हैं। भारत का संविधान जो है वह लिखित और विस्तृत संविधान तो है ही, इसमें कुछ अन्य विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं, तो चलिए उनके ऊपर चर्चा करते हैं। जो इसकी दूसरी विशेषता है वो क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता इसकी दूसरी विशेषता है। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। कहीं शासन के तीनों अंगों में न्यायपालिका प्रभावी है, तो कहीं विधायिका। लेकिन भारत में न तो न्यायपालिका प्रभावी है, सबसे ऊपर है, नहीं विधायिका सबसे ऊपर है। यहां पे सबसे ऊपर संविधान है, अर्थात शासन की कोई भी संस्था हो वह संविधान के दायरे में ही रहकर कार्य करेगी। यह भारत के संविधान की दूसरी प्रमुख विशेषता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं मिलती हैं। यूएसए में वहां की न्यायपालिका जो है वह काफी शक्तिशाली है। यूएसए में न्यायपालिका शक्तिशाली है। वहीं ब्रिटेन में
वहां की संसद यानी कि विधायिका शक्तिशाली है। और ये कितनी शक्तिशाली है इसका अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि एक बात कही जाती है, मजाक में ही सही कही जाती है, कि ब्रिटिश संसद औरत को मर्द तथा मर्द को औरत बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है। ठीक है, ये है इसकी ताकत, ब्रिटिश संसद की ताकत, कि औरत को मर्द और मर्द को औरत बनाने के अलावा ब्रिटिश संसद कुछ भी कर सकती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो या न्यायपालिका हो, ठीक है, इन सभी के ऊपर क्या है? संविधान है। सबके ऊपर संविधान है। कोई भी अंग संविधान से बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकता है। अगर कभी ऐसा होता है कि कोई अंग जो है संविधान के उलट जाता है या संविधान में दिए गए जो दायरे हैं उनका उल्लंघन करता है, तो वैसी स्थिति में न्यायपालिका जो है वह न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए उस पर रोक लगा सकती है। तो अभी आपने देखा कि भारतीय संविधान की जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वो क्या है? संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक, तो इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 1 जो था इसके पहले मैंने लिखवाया है, तो इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 अभी हम लोगों ने देखा। अब हम पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, यह जो है भारतीय संविधान की तीसरी प्रमुख विशेषता है। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है? सबसे पहले तो इसको समझते हैं। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका तथा विधायिका के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका और विधायिका के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता, इसमें कार्यपालिका का चयन जो है या कार्यपालिका का गठन जो है वो कहां से होता है? विधायिका से। कार्यपालिका का गठन विधायिका से होता है। ठीक है, चूंकि कार्यपालिका विधायिका के सदस्यों से ही गठित की जाती है, इसलिए कार्यपालिका जो है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अर्थात पहला पॉइंट हमने क्या लिखा कि कार्यपालिका और विधायिका के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। दूसरा, कार्यपालिका का गठन विधायिका से होता है। और तीसरा, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। आप देखिए, भारत में केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार अर्थात केंद्रीय कार्यपालिका का गठन कहां से होता है? संसद के लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के बीच से। जिस पार्टी के पास बहुमत होता है
वो पार्टी सरकार बनाती है, उसका ही प्राइम मिनिस्टर होता है और उसी के सदस्य जो होते हैं मंत्री बनते हैं। तो यानी कि केंद्रीय कार्यपालिका जो है वो कहां से बनी, विधायिका से ही बनी है, लोकसभा से। इसी तरह से राज्य में होता है कि राज्य विधानसभा में जिस पार्टी के पास बहुमत होता है उसके सदस्य जो हैं वो अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं और उन्हीं के बीच से जो है मंत्रियों का चुनाव किया जाता है। ठीक है ना। तो संसदीय शासन प्रणाली भारत की एक प्रमुख विशेषता है। यहाँ पे एक और बात है ध्यान देने की कि कार्यपालिका का कार्यकाल विधायिका के विश्वास पर टिका होता है। अर्थात कार्यपालिका तभी तक कार्य कर सकती है जब तक कि उसके पास विधायिका में बहुमत होता है। विधायिका में अगर बहुमत नहीं है तो वह सरकार गिर जाएगी। ठीक है ना। तो ये आपने देखा। इसके अलावा इस व्यवस्था की एक और विशेषता होती है और वो क्या होती है, इस व्यवस्था में दो प्रमुख होते हैं। दो प्रमुख होते हैं, एक राज्य प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख, और दूसरा सरकार का प्रमुख, सरकार का। भारत के संदर्भ में देखें तो राज्य का प्रमुख किसको हम कहते हैं, राष्ट्रपति को, और सरकार का प्रमुख जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें एक विशेषता ये है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। और संसदीय शासन प्रणाली के बारे में मैंने आपको ये पॉइंट लिखवा दी, वो याद कर लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिए। कहीं कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। चलिए, भारतीय संविधान की एक और प्रमुख विशेषता जो है वह इसमें मौलिक अधिकारों का समावेश है। अर्थात मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। तो मौलिक अधिकार के बारे में भी पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मिलता है। भाग 3 जो संविधान का है उसके अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। मौलिक अधिकार राज्य की निरंकुशता के विरुद्ध एक रक्षा कवच है नागरिकों के पास। ये क्या है, नकारात्मक निषेध, ठीक है। ये नकारात्मक निषेधाज्ञाएं हैं जो कि राज्य की शक्ति पर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं। राज्य की शक्ति पर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं और किसके हित में, नागरिकों के हित में। तो भारत के संविधान में ऐसे तमाम मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है जो कि व्यक्ति के विकास के लिए नितांत आवश्यक है और राज्य जो है वह मनमाने तरीके से उन्हें नहीं छीन सकता है। तो यह भी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है।
मौलिक अधिकारों के बारे में एक और विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य क्या है कि ये न्याय योग्य हैं। न्याय योग्य हैं अर्थात अगर किसी व्यक्ति के, किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वैसी स्थिति में वह न्यायालय की शरण ले सकता है। उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय की शरण ले सकता है। मौलिक अधिकारों की महत्ता का उल्लेख या मौलिक अधिकारों की महत्ता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह भी एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है कि यह जो है संविधान की आत्मा है। यह अधिकार क्या है? संविधान की आत्मा। इस बात से आप समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो है कितने महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, मौलिक अधिकार वे नकारात्मक निषेधाज्ञाएं हैं जो राज्य की शक्ति पर नागरिकों के हित में अंकुश लगाते हैं। मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो कि किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये अधिकार न्याय योग्य है अर्थात इनके उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति जो है न्यायालय की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें संविधान की आत्मा कहा है क्योंकि इन्हीं अधिकारों के तहत कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वह सर्वोच्च न्यायालय को सीधा सीधा अप्रोच कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये जो है ये इसकी विशेषता है। ठीक, तो आपने नोट कर लिया, तो मैं इसे हटा रहा हूं और नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। चलिए नेक्स्ट विशेषता जो है भारतीय संविधान उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान की एक और प्रमुख विशेषता है। ठीक है, ये नागरिकों के नागरिकों के जो नैतिक दायित्व हैं, जो बुनियादी दायित्व हैं, उनके नियमों का एक समूह है। ठीक है, नागरिकों के नैतिक एवं बुनियादी दायित्वों का समूह। जब हम ये कहते हैं कि ये नागरिकों के नैतिक एवं बुनियादी दायित्वों का समूह है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कानूनी रूप से यह बाध्यकारी नहीं है। कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? इसके पीछे तमाम रीजन है जिनके बारे में जब हम मौलिक कर्तव्य को पढ़ेंगे तो बड़े ही विस्तार से ये पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए मैं बस इतना बता दूं कि ये नैतिक और बुनियादी दायित्व है जो कि कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। और चूंकि कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए कोई व्यक्ति अगर इन दायित्वों का निर्वहन नहीं भी करता है या इनका उल्लंघन करता है तो
वैसी स्थिति में दंड का प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। अगर यह कानूनी रूप से बाध्यकारी होते तो फिर क्या होता, दंड का भी प्रावधान हो सकता था, लेकिन चूंकि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है इसलिए दंड का भी प्रावधान नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मौलिक कर्तव्य जो है ये शुरू से भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थे। ये कब बने हैं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1972 द्वारा शामिल किया गया है और ये जो है ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था कि आप मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसा कीजिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें संविधान का हिस्सा बना दिया गया 1972 में। इन्हें लिया कहां से गया है, तो सोवियत रूस से। सोवियत रूस, ये वो रूस नहीं है जो आज है, ये विभाजन के पहले का रूस है, इसे यूएसएसआर कहा जाता था। यहीं से हमने जो है लिया है ये मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो यह भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है, इसे भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आपने नोट कर लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं, भारतीय संविधान की विशेषताओं के क्रम में। अब हम जानते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में जहां एक तरफ मौलिक अधिकारों के रूप में राज्य की शक्ति के ऊपर अंकुश लगाया गया है, वहीं नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में राज्य को कुछ करने का आदेश भी संविधान के द्वारा दिया गया है। ये क्या है, ये सकारात्मक आदेश है। जिस तरह से मौलिक अधिकार नकारात्मक निषेधाज्ञाएं हैं, उसी तरह से नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह सकारात्मक आदेश है और ये राज्य को सामाजिक तथा आर्थिक न्याय हेतु कदम उठाने का आदेश देते हैं। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय ऐसे बहुत से विषय थे जिनके ऊपर राज्य को करना तो काफी कुछ था, लेकिन उसे बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास संसाधन बहुत सीमित थे, राज्य की क्षमता उतनी नहीं थी, तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां भी वैसी नहीं थी। इसलिए संविधान के द्वारा राज्य को यह आदेश दिया गया कि वह आने वाले समय में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सामाजिक और आर्थिक न्याय हेतु कदम उठाएगा। आप देखें अनुच्छेद 44 जिसमें कहा गया कि राज्य जो है नागरिकों के सभी वर्गों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। तत्कालीन परिस्थितियां वैसी नहीं थी, इसलिए इसे आगे के लिए टाल दिया गया।
कहा गया कि राज्य करेगा, कब करेगा, जबकि परिस्थितियां उसके अनुकूल होंगी। इसी तरह से शिक्षा का अधिकार, जो कि बाद में फंडामेंटल राइट का हिस्सा बना, वह भी किसी समय डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ही हिस्सा हुआ करता था। क्योंकि हमारे पास उस समय उतने संसाधन नहीं थे, राज्य की क्षमताएं सीमित थी, इसलिए हमने इन्हें बाध्यकारी नहीं बनाया था। तो यहीं से एक और पॉइंट निकलता है हमारा कि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी नहीं है, अर्थात इनका उल्लंघन होने की स्थिति में या किसी आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में कोई व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं ले सकता है और ये नहीं कह सकता है कि राज्य को ऐसा करना ही चाहिए। मौलिक अधिकार जहां कानूनी रूप से बाध्यकारी है, न्याय योग्य है, वहीं पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि इन सिद्धांतों की कोई अहमियत नहीं है। दरअसल इनके पीछे भले ही कानून की शक्ति न हो, लेकिन इनके पीछे जनमत की शक्ति है, जनमत की शक्ति है, जिनकी अनदेखी करने की हिम्मत कोई भी सरकार नहीं जुटा सकती है। तो इस तरह से ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, यह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की मौलिक अधिकार है। ठीक है, अभी हम लोग जो है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उनके बीच किसे प्रमुख माना जाए, किसके ऊपर अभिभाविता दी जाए, इसे लेकर भी डिबेट रखने वाले हैं। वो आगे के एपिसोड्स में आप देखेंगे। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि यह जो विशेषता है संविधान की, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इसे याद रखना चाहिए। आगे आप बड़े ही विस्तार से इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं की जब हम चर्चा करते हैं तो वहां पे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय शासन व्यवस्था, इन सब के साथ साथ एक और विशेषता है जिसके ऊपर हम चर्चा करते हैं और वो है धर्मनिरपेक्षता। साथियों, धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसे लेकर के तमाम लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से कानूनी जो परिभाषा है उसे देखेंगे। इस बारे में सबसे अच्छी परिभाषा जो है वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एच.आर. खन्ना की है। एच.आर. खन्ना ने कहा था कि भारत में धर्मनिरपेक्षता न तो धर्म विरोधी है और न ही धर्म परस्त है। अर्थात न तो यह धर्म का विरोध करती है, न धर्म का समर्थन करती है, बल्कि यह आस्तिक और नास्तिक दोनों के साथ समान व्यवहार का आश्वासन देती है। तो ये डिफिनीशन जो है ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही बेहतरीन डिफिनीशन है। जब भी आप धर्मनिरपेक्षता के बारे में चर्चा करते हैं या सोचते हैं तो ये डिफिनीशन आपके दिमाग में निश्चित रूप से आना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ इससे जुड़े पॉइंट्स लिख लेते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ क्या है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान है। अर्थात धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत के संविधान का जब आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे किसी भी तरह
के भेदभाव की मनाही है। उसमें विशेष रूप से धर्म के आधार पर जो भेदभाव है उसे तो संविधान ने सिरे से खारिज किया है और सभी को समान महत्व देने की बात कही है। तो क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं है, ऐसे तमाम देश हैं जिनका धर्म है, राज्य का अपना धर्म है। जैसे भारत के बगल में आप देखें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। अभी आपने देखा कि नेपाल में भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, अफगानिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है। इसी तरह से तमाम जो है देश ऐसे हैं जो क्रिश्चियन कंट्री हैं, लेकिन भारत जो है ऐसा नहीं है। भारत पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान जो है वह धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। ये क्या है? मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। साथियों, भारतीय संविधान की कुछ बिल्कुल जो यूनिक बातें हैं उनमें से एक ये भी है। अब देखिए, सामान्य स्थिति में भारत जो है एक संघ की तरह काम करता है, अर्थात राज्य और केंद्र की जो सरकारें हैं वो अपने अपने दायरे में रहकर कार्य करती हैं सामान्य स्थिति में। लेकिन जैसे ही कोई आपातकालीन स्थिति आती है वहां क्या होता है, वहां पे संघ जो है अर्थात केंद्र जो है वो राज्य पर हावी हो जाता है। अर्थात आपातकालीन स्थिति में यह जो व्यवस्था है ये कार्य नहीं करती है। आपने देखा होगा कि हमारे संविधान में तमाम तरह के आपातकालीन प्रावधान दिए हुए हैं, चाहे आर्टिकल 352 हो, 356 हो या 360 हो, तमाम तरह के आपातकालीन प्रावधान हैं। तो आपातकाल की स्थिति में जो है यह व्यवस्था कार्य नहीं करती है। वैसे सामान्य स्थिति में केंद्र और राज्य अपने अपने दायरे में रहकर कार्य करते हैं। हालांकि कुछ कारणों से केंद्र के पास कुछ अधिक शक्तियां हैं, केंद्र को कुछ अधिक शक्ति दी गई है। क्यों दी गई इसे भी मैं बता देता हूं। दरअसल तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने शक्तिशाली केंद्र बनाया। अब उस समय की जो परिस्थितियां थी, विभाजन का समय था, आपने देखा विभाजन के बाद हमें किस विभीषिका को झेलना पड़ा। भाषा के आधार पर प्रांतों के निर्माण की बात हो रही थी, धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर थी, तमाम जगहों पर बिल्कुल अव्यवस्था की स्थिति थी। ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं को यह लगा कि शक्तिशाली केंद्र का होना देश के लिए आवश्यक है, इसलिए उन्होंने केंद्र को कुछ अधिक शक्तियां दी। और यही वजह है कि भारत में मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था देखने को मिलती है। केसी वियर ने इसी कारण से भारत के संघवाद को अर्ध संघीय व्यवस्था कहा है। वही ग्रेनविल कॉस्टिंग ने इसे
सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। ठीक है, क्योंकि राज्य की तुलना में केंद्र के पास अधिक शक्तियां थी, इसलिए वीर को यह लगता था कि यह पूरी तरह से संघीय व्यवस्था नहीं है, यह अर्ध संघीय व्यवस्था है। वहीं ग्रेनविल ऑस्टिन ये कहते थे कि यह सहकारी संघवाद है, दोनों मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो यह भी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि मजबूत केंद्र के साथ यहाँ पे एक संघ है। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया है। अच्छा, तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। अब 2 पॉइंट और हैं, उन्हें भी मैं करवा देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। साथियों, किसी भी ऐसे देश में जहां की सत्ता के एक से अधिक केंद्र होते हैं, अर्थात राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर सत्ता विभाजित होती है, संघीय व्यवस्था होती है, वहां पे स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत आवश्यक है। तमाम सावधानियों के बावजूद, संविधान में तमाम विस्तृत व्याख्याओं के बावजूद इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि केंद्र और राज्य के मध्य अथवा राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। और वैसी स्थिति में क्या होगा? वैसी स्थिति में न्याय निर्णय करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत ही आवश्यक है। तो भारत में भी स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्र राज्य या राज्य विवाद के निपटारे हेतु। दूसरी चीज, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु। तीसरा, संविधान की व्याख्या हेतु। ठीक है, हमने स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया है। हमारे यहाँ न्यायपालिका जो है वह कार्यपालिका से पूर्णतः मुक्त है। अर्थात कार्यपालिका का अलग दायरा है, न्यायपालिका का अलग दायरा है। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता, स्वतंत्रता बनी रहे। न्यायपालिका जो है निष्पक्ष होकर के, स्वतंत्र होकर के कार्य कर सके। आप देखते हैं कि भारत में न्यायपालिका का एक अपना सिस्टम देखने को मिलता है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं और उसके नीचे जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों में जिला न्यायालय और अनुमंडल न्यायालय। तो ये जो है ये व्यवस्था है, यह न्यायपालिका की अपनी व्यवस्था है। इसमें कार्यपालिका की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यह भी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम अंतिम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम भारतीय संविधान की अंतिम विशेषता की चर्चा करते हैं, जो है संविधान संशोधन का प्रावधान। ठीक है साथियों, भारत के संविधान निर्माता इस बात से भली भांति अवगत थे कि संविधान में अगर बदलते हुए समय की जरूरतों के मुताबिक बदलाव नहीं हुआ तो वह संविधान निष्फल हो जाएगा, वह उपयोगी नहीं रह जाएगा।
इसलिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया, संविधान में संशोधन की व्यवस्था की। संशोधन ताकि संविधान जो है वह बदलती जरूरतों के मुताबिक ढाला जा सके। संविधान बदलती आवश्यकताओं के मुताबिक ढाला जा सके। अन्यथा संविधान जो है वह उपयोगी नहीं रह जाएगा और संविधान का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने दूरंदेशी का परिचय देते हुए संविधान में संशोधन का प्रावधान किया, लेकिन वह इस बात से भी भली भांति अवगत थे कि अनावश्यक रूप से संविधान में अगर संशोधन हो, बार बार बदलाव हो, तो यह भी उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने इस बात की व्यवस्था की कि संविधान में संशोधन के लिए सामान्य बहुमत से लेकर के विशेष बहुमत और राज्यों के अनुमोदन की व्यवस्था हो। इससे भारतीय संविधान में अनावश्यक रूप से बार बार बदलाव नहीं हो सकेगा। तो भारत के संविधान में जो संशोधन की व्यवस्था है वह एक साथ लचीली भी है और कठोर भी है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें बड़ी आसानी के साथ बदलाव हो सकता है, वहीं कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो हैं वह ऐसे हैं जिनमें बदलाव विशेष बहुमत से और साथ ही साथ राज्यों के अनुमोदन से होते हैं। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था का आप उदाहरण लें, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है उसके लिए जब संविधान संशोधन किया गया तो न सिर्फ संसद का विशेष बहुमत, संसद का विशेष बहुमत, बल्कि आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ी। राज्यों के अनुमोदन का अर्थ है कि आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं ने भी इसका अनुमोदन किया, तब जाकर के यह पंचायती राज व्यवस्था जो है यह अमल में आ सकी। तो इस तरह से भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है और यह भी जो है भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि आज भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के ऊपर हमने चर्चा कर ली है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, मैं जानता हूं, लेकिन चूंकि आपको बड़ी ही सरल भाषा में मुझे समझाना था, इसलिए मैंने कोशिश की कि आसानी से समझने योग्य मैं बना दूं विषय को। तो इस प्रयास में थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान को लेकर के। अक्सर जो एक आक्षेप होता है, एक आरोप लगाया जाता है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, अर्थात संविधान निर्माताओं ने कहीं कहीं से कुछ कुछ प्रावधान जोड़ करके भारतीय संविधान का निर्माण किया है। यह भानुमति का एक कुनबा है। आखिर इस आरोप में कितनी सत्यता है, हम इसके ऊपर अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।